हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेज। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल CMC क्लासेज मैथ्स वही चंदन सर में। और बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिगेशन, जिसको मिक्सचर भी बोला जाता है। और पिछले 6 पार्ट्स में हमने एलिगेशन और मिक्सचर्स को बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है दोस्तों। और मिसलेनियस की भी 1-2 टॉपिक मैंने डाली है। आज अगली टॉपिक मैं डाल रहा हूं जिसको पार्ट 7 मैंने नाम दिया है। और चाहे वो बेसिक हो या कॉन्सेप्चुअल हो या मिसलेनियस हो, मैंने सारे पार्ट्स में आपकी केयर की है कि नहीं कोई भी बच्चा अगर पढ़े तो 0 डिग्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और अच्छे लेवल के सवालों को कर रहा हूं। तो बच्चों आप जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप एक पार्ट्स देखेंगे, आधी पार्ट्स देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे आपको क्या पता चलेगा। आपको पहले पूरा पढ़ना होगा। पूरा जब एक वीडियो को आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि हमने आज इतने सवाल एलिगेशंस के किए, हमें क्या इसका बेनिफिट मिला। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नई उत्साह और उमंग के साथ। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। लिखा हुआ है 2 मिश्रण जिनका मूल्य क्रमशः 35 रुपए तथा 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिन्हें उनके भार के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि उस मिश्रण को 1/5 भाग को 1:5 का मतलब हो गया बेटा 1/5 भाग को 46 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष भाग को 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम लोग CP निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहला रेट दे रखा है, उससे पहले वेट दे रखा है। कितना वेट है 2:3 के रेशियो में, और रेट इसका है बच्चों 35 रुपये और 40 रुपये। ठीक है। अब बताइए कि अगर हम इसको CP निकालने का प्रयास करेंगे तो CP कैसे निकलेगा। हालांकि 35 दूनी 70 हो जाएगा और 40 दिया 120, 190 हो गया आपका CP टोटल। SP निकालिए। लिखा है 2 मिश्रण जिनका मूल्य क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये पर किलोग्राम है, जिन्हें उनके भार के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। तो मिलाने के बाद हमारी टोटल लागत लग गई 190 रुपये। यदि उस मिश्रण के 1/5 भाग को, यानी मिश्रण 5 है और यहाँ भी देखिए 3×2 5 है, 1/5 का मतलब नीचे वाला जो वैल्यू होगा का के नियम से मिश्रण होगा। तो मिश्रण 5 हो गया, जिसमें एक जो भाग है वो 46 रुपये, यानी एक जो भाग है उसको 46 रुपये बेचा है। बाकी 5 में से एक भाग चला गया तो कितना भाग बचा? 4 भाग। अब ये जो 4 भाग होगा उसको कैसे बेचेगा? तो एक भाग को 46 रुपये बेचा है और 4 भाग को कैसे बेचा है? 55 रुपये। तो इस तरीके से आपका लागत हो गया 46 और 55 चौके 220, यानी 276, 266 हो गया ना। तो यहाँ से 190 इसका CP हो गया और SP हो गया जाकर के 55 चौके 220 हुआ बच्चों, और 46 हुआ 1 kg का। तो कुल मिला के 266 रुपये हो गए। 190 और 266 में डिफरेंस कितने की हो गई? तो 66 10 76 की हो गई, यानी लाभ 76 का हुआ गुना 100 और बटा क्रयमूल्य। यही प्रतिशत लाभ होता है ना जी। लाभ कितने का हुआ? तो 190 से जितना इंक्रीज करके बेचा वो उसका प्रॉफिट हुआ, इंटू 100/CP हो गया 190। तो बच्चों 0 कट गया, 19 चौके 76, 4 दहों के 40% आपका इस सवाल का आंसर आ गया। यानी आंसर कौन हो गया? C 40%। अब देखिए सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हम लोग डिटेल इसलिए किए क्योंकि अगर मान लीजिए कि विक्रय मूल्य जो है किसी 1 kg का पता होता तब तो आसानी से निकाल लेते, लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ 1 kg का पता नहीं था। विक्रय मूल्य कितने kg का पता था। हालांकि डायरेक्टली भी लाभ निकाल सकते थे, देखिए कैसे। लेकिन यहाँ 35 रुपये पर kg था और 40 रुपये पर kg था, तो आप CP ऐसे निकाल लेते बच्चों। CP तो 1 kg का डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे? 35 को उठाते, अगला 5 ज़्यादा था, 5 वाले ऐसे कितने थे? 15 ज़्यादा, और टोटल डिवाइड होता कितने में? 3×2 5 में। तो 5 या 15, 35 3 38 रुपये हो जाता। यानी मिश्रण का क्रयमूल्य हो गया 38 रुपये, बट बेचा है 46 रुपये। तो यहाँ पर 8 का लाभ 1 kg पर, और वहाँ पर कितना बेचा है 17 का लाभ, तो 17 चौके 68 और 76 रुपये का लाभ।
तो 76 का लाभ हुआ टोटल 5 केजी पर, तो 1 केजी पर कितने का लाभ होगा निकाल लीजिए। तो हम लोग वो नहीं देख रहे, टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो हम लोगों ने समझा कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आराम से 1 केजी का 2 है ना 35, तो 2 केजी का 70, 1 केजी का 3 तो 40 का 40 थी 120, 120 और 70 190 हो गया। यानी डायरेक्टली अगर करने का प्रयास करते तो हम लोग ऐसे करते बच्चों। कैलकुलेशन की सवालों में बस ज़्यादा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। तो 1 केजी का 2 हुआ तो 35 केजी का 35 दूनी 70 हो गया और 40 दिया 120 हो गया, यानी 190 आपका सीपी हो गया। एसपी क्या हुआ बच्चों? एसपी हुआ 1 केजी को 1/5 भाग को, यानी कि 5 केजी का था, यहाँ भी ला के 5 केजी हुआ, 1 भाग को 46, अब बाकी जो 4 भाग था उसको 55, मिला जुला के कितना हो गया 266। अब देखिए यहाँ 10 बनाने का प्रयास कीजिए, 100 बनाने का प्रयास कीजिए, तो 19 से कट रहा था, 19 से कम 19, बाकी बचा कितना 19 चौके 76, 7 बचा था। अभी देखिए 10 बचा है, इस पर एक शून्य लगा दीजिए, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ शून्य लगा दीजिए, तो कितना परसेंट का लाभ हो गया 40% का प्रतिशत लाभ हो गया। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी 2 मेज़ें 900 रुपये में खरीदता है। यदि वह पहली मेज़ को उसके 4/5 सीपी पर और दूसरी मेज़ को इसके 5/4 सीपी पर बेचे, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे 90 रुपये का लाभ होता है, तो सस्ती मेज़ का क्रय मूल्य क्या होगा? बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि पूरी प्रक्रिया में 90 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो टोटल आप पहले निकाल लीजिए 90 गुना 100 और बटा 900, यानी टोटल पर इसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है बच्चों? 10% का। शून्य से एक शून्य कट गया इसका और 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो टोटल पर इसको हो रहा है 10% का लाभ, पहली मेज और ये दूसरी मेज। बच्चों कह रहा है कि पहली मेज को उसके 4/5 क्रय मूल्य पर, यानी 5 क्रय मूल्य है, ठीक है, और 4 में क्या किया है बेचा है, नहीं लिखा, अंत में लिखा है बेचे, इसका मतलब इसको 4/5 क्रय मूल्य पर बेच रहा है और उसको 5/4 क्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो बेटा 4 क्रय मूल्य है और 4 में अगर बेचेगा तो 5 क्रय मूल्य 4 में बेचेगा तो 1 की हानि होगी, हानि गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 5। नेगेटिव मैंने क्यों लिखा? इसलिए कि यहाँ लॉस हो रहा है। फिर से सुनिए, 5 क्रय मूल्य है, 4 में बेचा है, 1 की हानि हुई, हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, तो 20% का लॉस हो गया दोस्त, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या किया, तो दूसरा को जो है 5/4 क्रय मूल्य पर बेचा है, यानी 4 क्रय मूल्य है और 5 में इसको सेल कर दिया। बच्चों 4 की वस्तु को 5 में सेल करेगा तो आप खुद जानते हो क्या हो रहा है बच्चों, 1 का प्रॉफिट इंटू 100, यहाँ क्रय मूल्य कितना है 4 है ना, तो 25% का लाभ हो गया। तो 25 और यहाँ 10 है, तो 25 से 10 चल जाएगा, कितना होगा जी, ये प्लस में 25 है तो 10 जाएगा तो 15 होगा, लेकिन अपोजिट साइड तो जुड़ जाएगा, तो 20 और 10 कितना हुआ 30, इसका रेशियो कीजिएगा तो 15 दूना 30, 1:2 होगा। और ये देखिए किस पे डिपेंड किया, तो लाभ और हानि डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे, ये क्रय मूल्य का रेशियो हुआ बच्चों। क्रय मूल्य आपका टोटल है 900, और बताइए 900 का कंपेयर किससे होगा, 2 और 1 3 से होगा, यानी 3 की वैल्यू 900 है। तो कहा कि सस्ती मेज़ का क्रय मूल्य क्या होगा। सस्ती मेज़ का क्रय मूल्य का मतलब हुआ कि जो कम दाम में मिले, तो 1 वाला कम दाम वाला निकालना है, तो 1 से गुना कर देंगे, 3 से ये 300 बढ़ते कट जाएगा, यानी सस्ती मेज़ का क्रय मूल्य जो होगा, वो सस्ती मेज़ का जो सीपी हुआ वो कितना हुआ बच्चों 300 रुपये पर चेयर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बाज़ाब्ते आपको सोचना था कि यहाँ पर जो लॉजिक निकलेगा उसमें 5 सीपी है, 4 में बेचा है, तो 1 का लॉस हुआ, लॉस के हिसाब से यहाँ परसेंटेज लॉस निकाल दिए, वहाँ 4 की सीपी है, 5 में बेचा तो 1 की प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट के हिसाब से सीपी पे हम प्रॉफिट निकाल दिए। अपोजिट साइड होता है तो घट जाता है, जुड़ जाता है, सेम साइज तो घट जाता है। ये जो है क्रय मूल्य पर लाभ हानि डिपेंड करता है, इसलिए रेशियो क्रय मूल्य का आया। क्रय मूल्य के रेशियो आने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 900 को डिस्ट्रीब्यूट करना था 2 और 1, 3 में सस्ता निकालना है, तो जो कम में मिले उसको सस्ता बोलेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सस्ती में इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 1। चलिए बच्चों
तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रदीप 200 पेन और 1000 पेंसिल 4200 रुपये में बेचता है और प्रत्येक पेन पर 20% लाभ कमाता है और पेंसिल पर 8% की हानि। यदि वह इस दौरान पूरी प्रक्रिया में 420 रुपये का लाभ होता है तो प्रत्येक पेन और पेंसिल का सीपी ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। बच्चों सबसे पहले 4200 से वो बेचा, 200 पेन और 1000 पेंसिल 4200 रुपये में बेचा। तो जो बेच रहा है उसके लिए वो एसपी है, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है? सीपी। तो इस पर इसको 420 का लाभ होगा, तो 420 का लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना में बेचा? 4200 में। यानी हम और आप जो खरीदने के लिए गए 4200 रुपये अदा करना पड़ा। 420 से 420 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10% की प्रॉफिट हो गई दोस्त। यहाँ तक में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब है पेन, फिर है बच्चों पेंसिल। ये आपका पेन पे है 20% का प्रॉफिट और पेंसिल पे है 8% का लॉस। ये इधर मेंटेन करेगा, ये इधर मेंटेन करेगा। 20 से 10 चला जाएगा बच्चों, 10 होगा और 8 और 10 18 होगा। 2 9 में 18 होगा, 2 पचे 10 होगा। अब मेरी बात कहने ये है कि यहाँ जो हम निकाले हैं ये सीपी निकाले हैं टोटल पेन्स का और टोटल पेंसिल्स का। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम देख रहे हैं कि 4200 रुपये जो मैंने पे किया है वो कुल कितने के बदले किया है? 9 5 14। 14 की वैल्यू 4200 है, 14 की वैल्यू 4200 है। अगर मैं 9 से गुना करूं तो पेन्स के निकलेंगे और 5 से गुना करूं तो पेंसिल्स की निकलेगी बच्चों। ये सारे पेन्स के लिए 9 से और सारे पेंसिल्स के लिए 5 से। 14 तिया 42, 300 9 2700, 300 पचे 1500। देखिए बच्चों, हमने 200 पेन खरीदे हैं तो 200 से डिवाइड कर दिया और 1000 पेंसिल है कि 100 पेंसिल्स है जी, 100 पेंसिल्स है। 1000 होता तो 1000 से डिवाइड करते 100 पेंसिल्स है। तो ये 2700 रुपये हम लोग पेन में जो खर्च किए वो 200 पेन के बराबर। तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 13.5 रुपये पर पेन। आइए 100 पेंसिल खरीदे थे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 15 रुपये क्या हो जाएगा? पर पेंसिल। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था। बस इसको समझना था कि टोटल पर हमको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो बेचता है तो उस दुकानदार के लिए एसपी है, लेकिन हम लोग तो इसी पेपर खरीद रहे हैं ना, वो जितना में सेल कर रहा है उतना में हम खरीद ले रहे हैं, फिर भी उसको बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट हुआ अपना क्रय मूल्य पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कुल नए लड़के और लड़कियां 5:7 के अनुपात में शामिल होते हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाती है। जब ये शामिल होते हैं तो शामिल होने से विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना हो जाती है? 1200। और लड़के लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो यह ज्ञात करें कि विद्यार्थी शामिल होने से पहले विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे। देखिए ये एलिगेशन से भी बनेगा और अलग मेथड से भी बन जाएगा। तो स्टार्ट में कितने थे? 5 लड़का 3 लड़की। अगर लड़का में चेंज करें तो 5/8 हो जाएगा। कुल नए लड़के लड़कियां 5:7 में क्या हुए? एडमिशन्स लिए। तो एडमिशन हुआ कितने में? 5:7 में। 5 बॉयज और 7 लड़की। 5 बॉयज और 3 लड़की, 7 बॉयज और 5 लड़की। यानी कुल हम लोग लड़का में चेंज करना चाह रहे हैं तो 7/12, 7 5 12। अब देखिए क्या कह रहा है, सो सुनिएगा कि टोटल हो गया जाकर के 1200 और लड़का हो गया 7, लड़की हो गई 5, यानी 7/12। क्लियर है बच्चों?
आप 8 और 12 के LCM 24 जानते हैं ना। 8 तिया 24 ऊपरे भी 3 से गुना, 12 दूना का 24 ऊपरे भी 2 से गुना, 12 दूनी 24 ऊपरे भी 2 से गुना। अच्छा यहाँ 5:7 था तो 5/12 होगा ना, लड़का में चेंज करेंगे तो। अब बताइए बच्चों, यहाँ नीचे वाला सेम 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 हो गया तो बस कुछ नहीं, 15 यहाँ 7 दूनी 14, तो 15 से 14 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 1/24। और 24 लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि नीचे 24 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 7 दूनी 14 चला गया, 10 में से 14 चला गया, 14 में से 10 गया 4। यानी ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियो हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसकी रेशियो कितना हो गया 4:1। बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं बोलिए इसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलिए, क्योंकि पहला क्लास और दूसरा क्लास है, दूसरा ने एडमिशन लिया सो है। तो कुल मिलाकर के बाद में हमारे स्टूडेंट कितने हो गए थे 1200। कुल मिलाकर के हमारे स्टूडेंटों की संख्या बाद में कितनी हो गई थी 1200, जिसमें 4 शुरुआत से स्टूडेंट्स थे और 1 जो एडमिशन लिए वो थे। यानी कुल मिला के कितने के बराबर थे 5 के बराबर। तो 5 की वैल्यू 1200 थी, जब एडमिशन नहीं हुआ था उसके पहले कितने विद्यार्थी थे, जो 4 से गुना करेंगे, 24 × 20 से और 24 के 96 960। बच्चों फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन कहा कि स्टार्ट में लड़का लड़की का रेशियो दे रखा था और जो शामिल हुई उसका भी दे रखा था, और बाद में जो लड़के लड़कियां पहुंच गई इतनी रेशियो में वो भी दे रखा था। तो हमने बोला था कि जो स्टार्ट का दे रखा हो, कुछ अलग से आता है या निकलता है उसका दे रखा हो, और बीच में टोटल दे रखा हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग एलिगेट करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो एलिगेट किया तो मैंने सोचा चलो भाई लड़का में चेंज कर दे, तो लड़का अब बटा टोटल करेंगे, यहाँ भी एडमिशन लिया लड़का बटा टोटल करेंगे, कुल मिला के 1200 हो गया। उनकी रेशियो है 7:5 यानी 7/12 करेंगे। एलसीएम लेके इसको बराबर करने का नीचे प्रयास किया, तो जितना से नीचे गुना किए उतना से ऊपर गुना किए, डायरेक्ट ऊपर से ऊपर घट के 15 का 14 से घट के 1, 14 का 10 से घट के 4, 4:1, यानी स्टार्ट में 4 स्टूडेंट्स थे, 1 एडमिशन लिए, कुल मिला के 5 स्टूडेंट हुए, और जब शामिल हुए वो एडमिशन लिए 100 और स्टार्ट वाले मिला करके हो गए 1200। तो 1200 कुल 5 की वैल्यू है। तो जब एडमिशन नहीं लिए होते यानी ये नहीं होता तो कुल पहले कितना विद्यार्थी था 4, उससे गुना कर देंगे। बच्चों एक तरीका इसका ये हो सकता है, जो सुनिएगा बच्चों, आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया है रेशियो में, है ना। तो रेशियो आप भूले नहीं, जब भी आपको लगे कि कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग भूल रहे हैं, आप चीज़ों को रिवाइज करें, आपको अच्छे से समझ में फिर से आ जाएगा। तो बच्चों आते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको डायरेक्टली बनाते हैं। तो ध्यान दिया जाए कि ये जो 1200 था ये 7:5 में हो गया। नहीं, विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाती है और लड़के लड़कियाँ 7:5 में आती है। तो क्या 700, 500, 1200 नहीं हो जा रहा? हो जा रहा ना। यानी हम कहेंगे कि 700 और 500 मेरे को दे रखा है, लड़का और लड़की, ठीक है। 700 लड़का और लड़की दे रखा है। यहाँ लिख दीजिए बॉयज, यहाँ लिख दीजिए गर्ल, यहाँ लिख दीजिए स्टार्ट, यहाँ लिख दीजिए एडमिशन। तो स्टार्ट में थे कितने 5:3, एडमिशन लिए 5:7, और तब दोनों इंक्लूड होकर इतना हो गया, इंक्लूड होकर इतना हो गया। क्रॉस कीजिए 7 × 5 = 35 और 5 × 15, 35 से 15 चला जाएगा 20 होगा बच्चों। 20 की वैल्यू 7 × 7 = 4900, 5 × 2500, 2500 में से 4900 में से 2500 चला गया 2400, 20 की वैल्यू 2400 है। हम लोगों को निकालना है किसकी वैल्यू, स्टार्ट की वैल्यू। तो 5 × 3 = 8 की वैल्यू निकालना है। तो 2 की वैल्यू 240 है, तो 8 की वैल्यू इसका 4 गुना करने से मिलेगा दोस्त। तो 2 चौके 8, तो 24 चौके 96 960। रेशियो 8 जो स्टार्ट में 5 3 8 जो विद्यार्थी थे वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 960। इसका मतलब स्टार्ट में उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे 960 थे। क्या कोई दिक्कत हुआ? 5:3 में पहले दे रखा था, 5:7 में एडमिशन लिए, एडमिशन लेने के बाद टोटल गर्ल्स और बॉयज़ 1200 था, जो कि 7:5 में था। मैंने दोनों जीरो चिपका करके आज 700 500 बनाया तो 1200 हो गया। इससे हम क्या किए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए। 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, 35 से 15 गया 20, और 7 × 7 = 49 हो गया, और 5 × 5 = 25, 49 से 25 से चला गया 2400। तो 20 की वैल्यू 2400, 1 0 0 कट गया, तो 2 की वैल्यू 240। स्टार्ट में कितने थे 5 3 8, 8 बनाने के लिए 4 से गुना, उधर भी 4 से गुना। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। उमेश यादव
जिससे आप परिचित होंगे, हमारे इंडियन टीम के गेंदबाज हैं। उमेश यादव, जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। इस प्रकार उसका औसत 0.4 घट जाता है। उसके द्वारा मैच के पहले तक विकेट ली गई, यानी इस मैच के पहले जो ये 26 रन देकर 5 विकेट लिया ना, तो एक मैच खेला तभी ना लिया, तो इस मैच के पहले तक उसने कुल कितना विकेट लिया, यानी पहले विकेट की संख्या कितनी होगी। इस मैच को लेकर चले, काउंट कर लें अब तक कितना रिकॉर्ड होगा, विकेट कितना लिया गया। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, गेंदबाजी का औसत क्या होता है। एक गेंदबाज अगर 50 रन दिया और 5 विकेट लिया, यानी अबाउट वो 50 रन दे के 5 विकेट लेता है, इसका मतलब हुआ 10 रन दे करके नीचे कुछ नहीं तो क्या बचा, 1, यानी 10 रन पर 1 विकेट लेता है। यानी 10 रन अमूमन वो देता है और 1 विकेट वो ले लेता है। उसका वो हो गया क्या, स्ट्राइक रेट, गेंदबाजी का औसत है ना, एवरेज रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ गए कि भाई अगर गेंदबाजी का औसत निकालना होगा तो कितना रन दे करके वो 1 विकेट लेता है, यही उसकी गेंदबाजी का औसत होता है। तो पहले जो है ये बंदे ने कितना मैच खेला हमें पता नहीं है, कितना मैच खेला ये पता हमको नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि अब तक जो भी मैच खेला, पहले जो ये मैच हुआ उसके पहले वो 12.4 रन पर विकेट लेता है, यानी कि लगभग 1 विकेट लेने के लिए 12.5 के आसपास रन लुटा देता है। एक नया मैच हुआ जिसमें ये 5 विकेट लिया, कितना विकेट लिया, 5 विकेट लिया। एक नया मैच हुआ जिसमें ये 5 विकेट्स लेता है। इस नया मैच में ये रिकॉर्ड क्या है कि 5 विकेट लेता है 26 रन दे करके, मतलब 26/5 रन पर विकेट, यानी 1 रन के लिए लगभग कितना विकेट, कितना विकेट, 1 विकेट के लिए कितना रन लुटाता है। तो 5×5 = 25 और 5×2 = 10, 5.2। और तब जाकर के ये तो बहुत अच्छा किया ना इस मैच में। तो जहां कल तक 1 विकेट के लिए 12.5 के आसपास रन दे रहा था, अब वो 5, 5.25 के आसपास, यानी 5.5 के आसपास भी रन दे रहा है। तो उसकी तुलना में तो क्या दे रहा है, कम रन दे रहा है, तो रिकॉर्ड तो उसका गुड हो जाएगा। तो रिकॉर्ड में सुधार होगा। सुधार होने का मतलब ये नहीं कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाने का मतलब हो गया कि ज़्यादा रन दे के 1 विकेट लेना, लेकिन अच्छा रिकॉर्ड बनाया तो अब कम रन दे के विकेट लेगा। इससे क्या हो गया, 0.4 उसका औसत घट गया। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा वो कम रन दे के विकेट ले रहा है, तो और इसकी डिक्रीज कर जाएगी। तो 12.4 में 4.4 पैसा घट जाएगा। तो अब इसका हो जाएगा जाकर के 12 रन पर विकेट, 12 रन पर विकेट। और देखिए जो रन है वो पर विकेट है, यानी नंबर ऑफ विकेट की रेशियो देगा। ये जो रन लुटा रहा है वो क्या शो कर रहा है कि कितना रन लुटाया और कितना विकेट लिया, यानी विकेट की गणना यहाँ पर हो रही है, कितना रन पर वो प्रायः 1 विकेट लेता है। तो इस प्रकार से वो विकेट पर निर्भर कर रहा है। तो 12 और ये 5.2 से घटेगा, तो अगर 6 समझ के घटाएंगे तो 6.8 आ जाएगा। और ये देखिए 12 से 12 चला गया तो 0.4 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, 17:1 हो जाएगा। ये देखिए इस मैच में कुल ये 5 विकेट लिया था, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, नहीं है, 1 विकेट बराबर 5 विकेट, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 85 विकेट। यानी अगर आपसे पहले वाला पूछता है तो क्या बोलेंगे आप, पहले बोलेगा 85 विकेट, और अगर अब बोलता है तो अब का मतलब 17×1 = 18, तो 18, 1 का वैल्यू 5 है तो 18 का वैल्यू 18×5 = 90, यानी अब विकेट पूछता है तो आंसर कितना हो जाएगा, 90 विकेट्स। तो चलिए बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो समझ पा रहे होंगे आप कि कुछ नहीं किया गया, बस देखा था कि कितना विकेट लेता है, 1 विकेट लेके कितना रन लुटाता है, यहाँ 1 विकेट लेने में कितना रन लुटाता है, और अच्छा ये कम रन देके लुटा रहा है तो सुधार होगा। इससे ये नीचे वाला विकेट शो कर रहा है कि ये डिपेंड कर रहा है विकेट के ऊपर, तो विकेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गणना विकेट की होगी 17:1, यानी 1 बराबर 5 विकेट है तो 17 बराबर 85 विकेट होगा। 5 गुना हो रहा है ना, तो 5 गुना हुआ तो 17×5 = 85 हुआ, यानी इस मैच के पहले तक उसने 85 विकेट लिया और इस मैच में भी 5 विकेट लिया, तो 85 5 ऐसे भी 90 होता है, और 17×1 = 18, तो 1 की वैल्यू 5 तो 18 की वैल्यू 18×5 = 90 विकेट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल 5 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 भी सेम तरह का सवाल था। एक गेंदबाज का औसत रन जो है प्रति विकेट 11.5 है, यानी 11.5 रन देता है और वो 1 विकेट लेता है।
वह गेंदबाज अगली पारी में 40 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे इसका गेंदबाजी औसत 0.5 कम हो जाता है, तो उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट में जो पहले बहुत सारे मैच खेले थे, उन सारे मैचेज में, पहले के जितने सारे मैचेज खेले थे उन सारे मैचेज में उनका एवरेज था 11.5 रन पर विकेट। एक नया मैच खेला जनाब, उस नए मैच में उन्होंने क्या किया, 40 रन देकर 5 विकेट लिया। तो हमें एक चीज़ तो मालूम चल गया कि बच्चा ये 5 विकेट लिया अगले मैच में। एवरेज निकालने के लिए कह रहा है 40 रन दिया, 5 विकेट लिया, यानी अबाउट एक विकेट के लिए वो 8 रन देता है। तो यहाँ है 11.5 रन पर विकेट और यहाँ है 8 रन पर विकेट। ओके, ऐसा करने से उसके एवरेज में एक सुधार आता है और सुधार आकर हो जाता है औसत उसका 0.5 डिक्रीज कर जाता है ना। अब कम रन पर ही वो विकेट लेना चालू कर रहा है तो एवरेज उसका कम हो जाएगा। तो 11.5 से क्या हो जाएगा, 0.5 कम के 11 रन पर विकेट हो जाएगा। 8 और 11 की डिफरेंस 3 है बच्चों, 11 11.5 की डिफरेंस 0.5 है ना। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ शून्य पड़ जाएगा, 5 6 30 6:1 हो गया। ये क्या लिखा है, रन पर विकेट, यानी जो रेशियो देगा वो नंबर ऑफ विकेट की रेशियो देगा। तो बच्चों जो नया मैच खेला उसमें ये 1 विकेट लिया और यही 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 6 रिप्रेजेंट करेगा 6 5 30 को। 1 बराबर 5, इसका 5 टाइम हुआ तो 6 का 5 गुना करेंगे 30 हो जाएगा। अब तक कुल कितना विकेट लिया, तो 30 + 5 कुल कितना विकेट लिया, 35 विकेट। बच्चों सवाल में कोई जान नहीं था, सिर्फ समझना था सवालों को। तो फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ, एक गेंदबाज का जो औसत है रन प्रति विकेट 11.5 है। इसका मतलब जो ये नया मैच खेला उसके पहले जितने सारे मैचेस खेले होंगे उन सारे मैचेस में वो क्या करता है बंदा, 11.5 रन पर विकेट उसका एवरेज है, यानी एक विकेट के लिए 11.5 रन लुटाता है। नेक्स्ट मैच में वो क्या किया, अगले ही वो एक मैच खेला जिसमें 40 रन देकर 5 विकेट लिया, मतलब डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि 8 रन वो एक विकेट पर लुटाता है। इससे ये भी मालूम चला कि इस नए मैच में वो एक मैच में 5 विकेट लेता है जिससे उसका एवरेज डिक्रीज करके 11 हो जाता है, 0.5 से घट जाता है और 11 हो जाता है। यानी अब वो एक विकेट लेने के लिए पहले से काफ़ी अच्छा सुधार हो गया। और अब तक के टोटल मैचेज में, टोटल जो जितने में सारे मैचेज हुए उन सारे मैचेज में उसका एवरेज क्या हो गया, अब 11.5 रन पर विकेट, यानी कि 0.5 रन कम करके ही विकेट ले रहा है, 11 रन पर विकेट ले रहा है वो। तो इस तरीके से ये डिफरेंस देगा, 6 का ये डिफरेंस देगा है ना, 0.5 का, यानी रेशियो कट के कितना आया, इधर से आया 11 में से 8 गया तो 3, इधर से 11.5 11 का डिफरेंस 0.5 पॉइंट आई तो 30 हो गया, 5 6 30 6:1। और यहाँ डिपेंड कर रहा है किस पे, विकेट पे, कि वो इतना रन दे के विकेट है ना ले रहा है, यानी कि विकेट का रेशियो यहाँ पर देगा, नंबर ऑफ विकेट डिपेंड कर रहा है विकेट पे। तो 6-1 के रेशियो में विकेट की संख्या हो गया। ये एक जो है वो 5 विकेट को कंपेयर कर रहा है, नंबर ऑफ विकेट की संख्या 1 है, इस अगले ही मैच में 5 विकेट लिया, यानी 1 का 5 टाइम है ये, तो 6 का 5 टाइम 30 होगा। तो 30 लिया था, इस मैच के पहले तक उसने 30 विकेट लिया। अगर बोलेगा कि इस मैच के पहले तक उसने कुल कितना विकेट लिया, तो 30 विकेट, इस मैच को शामिल किया जाए यानी अब तक उसने कुल कितना विकेट लिया, तो 30 और 5 35 विकेट। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक धातु जिसमें जिंक, कॉपर और टीन, जिंक को आप लोग को पता होगा Zn बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं, टीन को Sn बोलते हैं। जो पहली धातु है उसमें कितना रेशियो है, 2:3:1। और एक अन्य प्रकार की जो धातु है उसमें कॉपर, टीन और लेड, तो नीचे लिखिए ना Cu कॉपर, टीन Sn, है ना। तो ऐसा कीजिए, आप कॉपर के सामने कॉपर लिख दीजिए और टीन के सामने टीन लिख दीजिए, और लेड को यानी सीसा को Pb बोलते हैं। बट ध्यान रहे कॉपर, टीन और लेड, तो कॉपर, टीन और लेड 5-4 किस रेशियो में है, 3 के रेशियो। लिखने के लिए किसी तरीके से लिख सकते हैं आप, इंडिपेंडेंट है, बस केयर खाली कीजिएगा कि हमने यहाँ पर जो लिखा है कॉपर, कॉपर के सामने, टीन, टीन के सामने, है ना।
ये कोई ज़रूरत नहीं था, हम किसी भी तरीके से लिख सकते थे, बट मेंशन होना चाहिए कि कौन क्या क्या है, फिर बाद में भी हम मेंटेन कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। अब ध्यान ये देना है कि जिंक, कॉपर और टीन का रेशियो 2, 3, 1 है, और नीचे है कॉपर, टीन और लेड का, यानी लेड, कॉपर और टीन का रेशियो 3, 5, 4 है। कहता है यदि दोनों धातुओं का बराबर भार पिघलाकर, दोनों धातुओं का बराबर भार पिघलाना है, जितना पहले को मेल्ट करना उतना दूसरे को मेल्ट करना है, एक तीसरी है ना धातु बनाई जाती है, तो तीसरे धातु में लैड प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो लैड हम देख रहे हैं कि यही सिर्फ है, ऊपर में तो लैड है नहीं, यानी जो भी लैड होगा इतना होगा। और चूंकि दोनों को मिला रहे हैं आप, तो दोनों को मिला रहे हैं तो एक ऐसा कैपेसिटी का बर्तन लेना होगा जिस कैपेसिटी में पहला और दूसरा बर्तन दोनों को तीसरे में मिक्स किया जाए, यानी पहले और दूसरे के दोनों के योग के बराबर वाला उसमें कैपेसिटी होना चाहिए। और कह रहा है कि जो दोनों बर्तन को मेल्ट करना है, जो मिक्स करना है, इन दोनों की कैपेसिटी सेम होना चाहिए, नहीं लिख ले दोनों धातुओं का बराबर भार पिघलाकर। तो हम ये देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, 3, 2, 5, 1, 6 है यहाँ पे, और 5, 4, 9, 3, 12 है। तो बराबर करने के लिए यहाँ तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें तो बस करना था कि यहाँ 1 से गुना किए तो हमारा लैड क्या हो गया, 3 कम 3 ही हुआ। तो कह रहा है कि तीसरी जो मिश्र धातु बनी, यानी थर्ड में लैड यानी पीबी जो है वो कितना हुआ पर किलोग्राम। तो जनाब लैड तो वहाँ टोटल जो मिला भी दिए तो 3 ही रहा, क्योंकि पहले में तो था नहीं, तो जो दूसरा वाला बर्तन से 3 गया वही उन तीसरे बर्तन में गया है 3। अभी 3 लैड है टोटल कितने में, तो 12 ग्राम का पहला बर्तन गया, 12 ग्राम का दूसरा बर्तन, यानी 3/24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बर्तन हमने लिया है पहले से 12 किलोग्राम का, दूसरे से भी 12 किलोग्राम का, बराबर बराबर लिया ना, तो 3 × 8 = 24, यानी 1/8 किलोग्राम, 1/8 किलोग्राम। यानी धातु में लैड का जो भार होगा पर किलोग्राम में कितना होगा, 1/8 पर केजी। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। चलिए 1/8, ठीक है, 1/8 किलोग्राम हम लोग ये करेंगे, यानी जितना भी लेंगे पर किलोग्राम में 1/8 लेंगे, यानी अगर 8 किलोग्राम होगा तो उसमें 1 किलोग्राम क्या होगा, लैड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, दो धातुएं जो कि कॉपर तथा टीन से मिलकर बनी है। पहली प्रकार की धातु में कॉपर और टीन का अनुपात 1:3 है, दूसरी धातु में यह अनुपात 2:5 है। तो इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाई जाए कि नई धातु जो नई धातु तैयार हो उसमें टीन और कॉपर का अनुपात 8:3 हो। एक तो क्वेश्चन में कहता है कि दो प्रकार की धातु अलग अलग दे रखा है, टीन और कॉपर का, और इन दोनों धातुओं को बराबर मिलाई जाए, इस रेशियो में मिलाई जाए, यानी धातु का अनुपात दिया रहता है पहले का दूसरे से, इस अनुपात में मिलाया जाए तो तीसरी जो धातु होगी उसमें टीन और कॉपर का अनुपात क्या होगा। लेकिन जब टीन और कॉपर का अनुपात अगर दे रखे तीसरी धातु में तो पूछेगा कि पहली धातु और दूसरी धातु का अनुपात क्या है। देखिए जनाब, एलिगेशन तो लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पहले बर्तन से देखें, हम दूसरे बर्तन से देखें और मिलाने के बाद जो तीसरा बर्तन जिसमें डाला गया है, तो इसको एलिगेट करने के लिए बस कुछ नहीं करना होता है, या तो सबको कॉपर में या तो सबको टीन में चेंज कर देना होता है। कब, जब पहले बर्तन का दूसरे बर्तन से रेशियो पूछे, और जब थर्ड बर्तन में उसकी है ना रेशियो दे रखे टीन और कॉपर का, तो पहले में कॉपर टीन, दूसरे में भी यह अनुपात, मतलब कॉपर के साथ टीन ही है ना। लेकिन इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टीन तथा कॉपर, यानी यहाँ ध्यान देना है, चेंज करते इसमें काफ़ी बारीकी का गेन करना है। तो पहले में तो ये 1:3 है, यानी 1/4 लिख दिया। दूसरे में भी यह अनुपात 2:5 है, तो 2/7 लिख दिया। हमने चेंज किस रूप में किया, अगर शुरुआत में कॉपर था तो कॉपर में चेंज हुआ, यहाँ कॉपर में चेंज करने के लिए कॉपर बाद में है, तो कॉपर बाद में है कितना 3, और टोटल कितना है 8 और 3 11। जिसमें चेंज करना उसको ऊपर और टोटल इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 टोटल ऊपर हुआ और दोनों से डिवाइड करेंगे टोटल से। अब करना कुछ नहीं है भाई, 4, 7, 11 कैल्शियम ले लेनी है। तो हमें लगता है 84 आ जाएगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा। ऐसा कीजिए, इसी दोनों को पहले मेंटेन कीजिए। 11 दूना का 22 और 7 21,
नीचे को ऊपर से गुना, 11 दूनी 22 और 7 21, तो 11 दूनी 22 हुआ और 7 21 हुआ, घट करके कितना आएगा, 22 में से 21 गया तो 1, और नीचे 11 गुना 7 लिखिए। सेम 11 एकम 11 और 4 तिया का 12, 1, 11 गुना 4 नीचे लिखिए। 11 से 11 कट जाएगा जनाब, आंसर क्या हो गया 4:7। देखिए आज मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ये है आपका बेसिक तरीका, थोड़ा सा और अपर लेवल से सोचने का प्रयास कीजिए और सोचा जा सकता है, हम ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्योंकि बेसिक जो है आपको मैथ सिखाता है, सिलेक्शन आपको बेसिक नहीं देता। बेसिक चीज़ क्या है, वहाँ पे कैलकुलेशन का कोई ना कोई ऐसा तरीका बनाइए जिससे आप फास्टली कर सकें। आप फास्टली जिस दिन करना चालू कर लेंगे उस दिन समझ लीजिए कि आपका फास्ट होना चालू हो जाएगा। तो जरा सोचिए, आप जब भी ऐसा सवाल दे तो एक चीज़ खाली प्रयास कीजिए कि जो इन दोनों बर्तन को मिलाया गया है, तो मिलाने के बाद जो टीन और कॉपर हुआ वो 8:3 में होना चाहिए। हालांकि जो लिखा है 4:7, इसका रिजल्टेंट टीन और कॉपर, शुरुआत में कॉपर और टीन 4:7। तो यहां देखना था कि एलसीएम कैसे मेंटेन किया जाए। तो 4, 7, 11 का एलसीएम, आप 4, 7, 11 तो तीनों अलग अलग नंबर था, यहाँ 4 हटेगा, 11 7 77 से गुना होगा, नीचे तो मेंटेन हो जाएगा। 11 यहाँ 7 है तो 11 गुने 4 से गुना होगा, यानी 44 से गुना होगा। यहाँ 11 है तो 7 और 4 28 से गुना होगा, 28 दिया 84, 84 में 77 चल गया तो 7 बचेगा। देखिए इधर का डिफरेंस 7 होगा, और 84 में से 88 तो 4 का डिफरेंस 4 आ गया। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा बिल्डअप करना होगा, कैलकुलेशन को बिल्डअप कर लीजिएगा, आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, तो देखिए इस तरह के सवालों को एक तरीके से और सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। ऐसा करिए कि आपके पास क्वेश्चन है, 2 धातुएं जो कि कॉपर और टीन से मिलकर बनी है। थोड़ा मैं लिख दूं सुविधा के लिए, ये कॉपर है, ये टीन है, और यहां पर भी ये कॉपर है और ये टीन है। लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये टीन है और ये कॉपर है। कभी भी ऐसा सवाल आए, मैंने देखा है कई ऐसे सवाल होंगे, जो अलग होगा तो उसका भी तरीका बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर एक विशेष बात बताना चाह रहा हूं मैं, वो ये कि पहली धातु को दूसरी धातु से जब मिला रहा है तो इसमें भी कॉपर है, उसमें भी टीन है। कॉपर कॉपर के साथ मिक्स होगा, टीन टीन के साथ। आप सबसे पहले क्या करिए, कॉपर को कॉपर के साथ मिला के देखिए। कॉपर 2, यहां से कॉपर 1, 2 और 1 3। क्या कॉपर यहां 3 है? बिल्कुल है। 3 और 5 8। यानी हम दोनों धातु को जितना है ना उसी रूप में मिला देंगे तो हमारा रेशियो तो 8:3 आ जा रहा है। इसका मतलब पहले बर्तन से कितना लेना होगा, 4 लीटर लेना होगा, और दूसरे बर्तन से कितना लेना होगा, 5 2 7। क्या आपका आंसर था 4:7? जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। समझने का प्रयास ये करना है कि ये एक बर्तन है और ये दूसरी बर्तन है, ये दोनों को जब तीसरे बर्तन में जाए तो रेशियो 8:3 हो जाना चाहिए। अब यहां से 1:3 है कॉपर टीन, है ना, यहां से कॉपर और टीन क्या है, यहां से टीन और कॉपर 8:3। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 2:5 है। कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ रहे हैं, 3 आ जा रहा है। देखिए यहां है 5 और 3 8 जो कि है। इसका मतलब साफ जाहिर हुआ कि अगर कॉपर को कॉपर के साथ मिलाने से, टीन को टीन के साथ मिलाने से बैलेंस कर जा रहा है, इसका मतलब पहले बर्तन से कितना लेना है, 4 लीटर, और दूसरे बर्तन से कितना लेना है, 7 लीटर। इसका मतलब पहले और दूसरे बर्तन का जो अनुपात है, जहां पे मिलाने के बाद रेशियो 8:3 हो, वो 4:7 होगा। तो किसी भी सवालों में इस तरीके से लैंग्वेज लगाने का प्रयास कीजिएगा, आपका स्पीड बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा बेहतर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आप सोचने का प्रयास करते हैं तो आपका सवाल इजी भी होगा, टाइम बचत होगी और लॉजिक तो डेवलप होगी जनाब। क्योंकि आप जब भी कुछ अलग करेंगे तो थोड़ा सा तो दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, और डिफरेंट होंगे तो सिलेक्शन के करीब होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। 2 प्रकार की जंग रोधी स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात
तो क्रोमियम और स्टील का रेशियो क्या था? 2:11 और 5:21 था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ भी क्रोमियम स्टील, यहाँ भी क्रोमियम स्टील, और किस अनुपात में दोनों धातु को मिलाया जाए जिसमें भी क्रोमियम स्टील 7:32 हो। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले मिलाने का प्रयास करेंगे। क्रोमियम क्रोमियम से 5 2 7 और 21 11 32। जब भी ऐसा हो जाए, दोस्त कहाँ हो रहा है ये सवाल? हम सारे प्रीवियस का ले रहे हैं, तो ये सवाल कहाँ से एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। अब बताइए आप कहाँ से ले रहे हैं और वो बन रहा है कि नहीं वो प्रोसेस पे? 5 2 7 21 11 32। इसका मतलब साफ जाहिर है जनाब कि अगर मिला देने के बाद नहीं मिला हुआ है उसको बताया जाएगा। तो 5 2 7 हुआ, 21 11 32 हुआ। इसका मतलब हुआ कि मिला देने के बाद बिल्कुल वही क्रोमियम स्टील का रेशियो आ जा रहा है। इसका मतलब पहले बर्तन से 13 लेना चाहिए था, दूसरे बर्तन से 26 लेना चाहिए था, और 13 और 26 की जो रेशियो होगी 1:2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी पहले बर्तन का दूसरे बर्तन के साथ रेशियो 1:2। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि जो मैं गुड प्रोसेस बता रहा हूँ, बेस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, समझ में आपको आ रहा होगा। और आप अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक तो हम बता ही रहे हैं। एलिगेशन का बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, बिल्कुल कैसे थ्योरी है, कैसे फार्मूला है, क्या है नहीं है। तो बेसिक से मैथ को सीखा जा सकता है, सिलेक्शन नहीं ली जा सकती है। सिलेक्शन लेने के लिए हमको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होगा, हाई लेवल के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार 15 केजी चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है, और वह इन दोनों को मिला करके मिश्रण को 27 रुपये पर केजी की दर से बेच देता है। तो इस प्रक्रिया में कितना लाभ हुआ? अब देखिए कई बच्चों का या कई है ना स्टूडेंट का ये सोच होता है कि भाई पहले खूब बढ़िया से सीपी निकाले, 1 केजी का मूल्य 29 रुपया, तो 15 केजी का कितना होगा? 29 × 15 करेगा। फिर आगे की 25 केजी का 20 के रेट से निकालेगा, कितना होगा? टोटल सीपी निकाला, फिर टोटल एसपी निकालेगा, तब जाके माइनस करेगा। अरे भाई आपको निकालना लाभ है तो लाभ का चर्चा करो, जनरली लाभ की चर्चा कीजिए। कैसे लाभ होगा? कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा। तो 15 केजी को 29 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा है, तो बेचा तो 2 प्रकार के चावल खरीदा है, ये पहला है, ये दूसरा चावल है। तो पहला में 15 केजी खरीदा 29 के रेट से, लेकिन सबको मिला जुला के 100 से जो 35 केजी है उसको तो बेचा है 27 केजी, 27 रुपये पर केजी। तो हम ये चलते हैं कि कुछ पे लाभ हुआ होगा, कुछ पे बेनिफिट। मान लीजिए कि ये जो 15 केजी का चावल है वो 29 रुपये पर किलोग्राम है, महंगा है, हो सकता है उसमें खुशबू हो उस चावल में, उसको मिला दिया ताकि पूरा बोरा में खुशबू दिखे। तो इस पर लॉस हो साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रुपये का लॉस आके 15 केजी पर आगे से बेनिफिट सालेगा, तभी ना आखिर लाभ की चर्चा किया हुआ है। जनरली लाभ हानि कुछ है नहीं, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। दोनों लाभ ही एक तरीके से, बस माइनस हो गया तो हानि हो गया, प्लस हो गया तो लाभ हो गया। तो आप 29 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन उस 15 केजी को बेचते कैसे हैं? 27 रुपये। तो आप बताइए 1 केजी पर 2 का लॉस, तो कुल 15 केजी पर कितना का लॉस? 15 दूनी 30 का लॉस। अब 30 का लॉस हो गया। फिर आगे का जो दूसरे क्वालिटी का चावल था, ये तो खुशबूदार था, एक अदर किस्म का जो चावल था 25 केजी वो 20 के रेट से था, ऐसे बेचा है 27 के रेट से। तो 1 केजी पर 7 का लाभ। तो बोलिए 1 केजी पर 7 का लाभ हुआ, और कुल कितना है? 20 केजी, यही ना है? नहीं 25 केजी है। तो बताइए कि ये हानि हुआ, ये लाभ हुआ। 25 × 175 और 15 दूनी 30, तो 15 175 में से 30 चला जाएगा, 145 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमको जो निकालना है हम वो नहीं करते हैं। फिलहाल हम लोग ये प्रयास करें कि जो कॉन्सेप्ट हमको बताया जा रहा है उसको केयर करने का प्रयास करें, क्योंकि आदत तो पड़ गया है आपका। आदत क्या पड़ चुका है कि पहले क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ो, तो पढ़ना तो अभी भी है भाई, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपका कम से कम इतना होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेसिस से आप ट्राई करें तो समझ में आए। अगर जिनको लग रहा होगा कि जी ये टफ है तो आप प्रयास कीजिए। देखिए लगातार मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। मतलब ये साफ साफ जाहिर है कि आप जब शुरुआत किसी चीज़ को करते हैं नई तरीके से बनाने का, तो थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आने वाले के लिए मुश्किल जो है ना आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स में बदलेगा, और कल को आपको लगेगा कि नहीं यार हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अलग तरीके से कर सकते हैं। करने का प्रयास करेंगे आप
तो बिल्कुल होगा। और आने वाले काल ऐसा होगा कि आप पहले स्टार्ट ही उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से कॉन्सेप्चुअल हो, वरना बेसिक से सीखते रहिए, पंचवर्षीय योजना लगाते रहिए, नौकरी जनगणना के बाद होगी, है ना। तो समझना ये है कि 29 रुपये पर केजी के हिसाब से, है ना, 15 केजी को खरीदा और 25 केजी जो चावल है 20 रुपए के दर से खरीदा और सबको मिला दिया 3500 केजी को और 27 रुपए बेच दिया। तो हम जानते हैं कि पहला 29 का था तो 27 में बेच रहा होगा, तो पहले पर तो 2 रुपए का लॉस हो गया, ऐसे ऐसे 15 केजी पर तो लॉस जा रहा होगा। लेकिन आगे जो 20 केजी, आगे जो 25 केजी चावल है वो 20 के रेट का है और 27 का बेच रहा है, तो 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 25 केजी पर प्रॉफिट 7 केजी का पर केजी के हिसाब से कितना हो जाएगा, 175, और 30 की घाटा भी होगा, तो भी यहाँ प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें देखना यह होगा कि हमें लाना क्या है बच्चों, जो लाना है उसको टारगेट करें तो हमेशा आप क्वेश्चन को इजी करने का प्रयास कर पाएंगे। चलिए बच्चों, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है पोलाइटली, वो ये रिक्वेस्ट है कि आपको हम पूरी प्रयास के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। हाँ, मेरे पास जो मुश्किल है वो है इस विषम परिस्थिति का, है ना, मुश्किल जो है वो गैजेट का है। तो कोई इंसान स्टार्ट से ही नहीं ना बहुत हावी हो जाएगा भाई, सब चीजें स्टार्ट से ही पूरा प्रफुल्लित तो नहीं मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एजुकेशन में मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं, है ना, कि एक भी कमी आने का प्रयास नहीं करूंगा, नित्य दिन सुधार ही होगा। इसमें कई ऐसे क्वालिटी मेंटेन करेंगे हम, कई ऐसे डेवलप करेंगे कॉन्सेप्ट जिससे आपको बताया जाएगा और ये एहसास होगी, अनुभूति होगी आपको कि नहीं बिल्कुल सर अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि आप कोई कमी ना करें, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने में और फैलाने में, वीडियो को फैलाने में जरा भी कोताही ना करें। मतलब ये साफ जाहिर है कि दिल भी हमें लगेगा कब, जब हमें लगेगा कि जिस फील्ड में हम लगे हुए हैं, एक तो ऐसे ही अभी जो हालात है, जो विषम परिस्थितियां हैं, जहां स्कूल कोचिंग कॉलेज खुलने की कोई चांसेज ही नहीं है। मतलब ये मान के चले कि हमें लगता है 2020 में नाम तो बड़ा खूबसूरत है 2020, लेकिन इस 2020 में सबसे ज्यादा बदतर हालात शिक्षकों का है। एकदम मतलब कोई चुप्पे छोरी खोल के पढ़ा भी रहे हैं तो उन पर दाएं बाएं से क्लेम हो जा रहा है। होना चाहिए, गलत कर रहे हैं वो। कोविड-19 से बचना है हम लोगों को, बच्चों को भी बचाना है, और सरकारें और प्रशासन जब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक पढ़ाना भी नहीं है गलत तरीके से, क्योंकि हम फिर देश के खिलाफ होंगे, समाज के खिलाफ होंगे, राष्ट्र के खिलाफ होंगे, जो कि हमारे मोरल को जवाब दे जाएगा, है ना। तो मोरल भी ये कहता है कि हम सरकार के साथ समर्थन दें। तो हम लोग इस विषम परिस्थिति में अगर डिस्टेंस में रह करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है पोलाइटली कि आप हमारे वीडियो को फैलाने में, चैनल को शेयर करने में जरा भी कोताही नहीं करें और मुझे पूर्णतः समर्थन दे, साथ दे, ताकि मैं पूर्णतः दुगनी ऊर्जा के साथ लग करके और एक नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको साथ जल्द हाजिर हूं। क्योंकि होता है क्या, मन थोड़ी विचलित जरूर होती है मनुष्य के पास, जब रास्ते भटकते हैं तो विचलित विसंगतियां आती है, परिस्थितियां थोड़ा बिगड़ता है, कभी कभी मन बड़ा उबा सा लगता है ना, एकदम डिप्रेशन का शिकार होते हैं हम लोग अभी। क्योंकि अभी हम लोग का हालात ये है कि जो इंसान बंदा सुबह 6 बजे से लेकर के और 8-10 बजे रात तक भी पढ़ा रहा होता है, उसके बाद भी आधा घंटा मौका मिला तो अपने फैमिली बच्चों को भी भूखने लगा बच्चों को पढ़ाने में, तो वो इंसान बड़ा नॉर्मल हो चुका है, एकदम मैंने साइलेंट पढ़ चुका है, तो उनको तो थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग डिस्टेंस से पढ़ा करके कितना मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गैजेट का अभाव है। तो धीरे धीरे फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, लगन, परिश्रम और चाहत जो है वो सब कुछ बयां कर देता है, लेकिन उसमें एक समर्थन बहुत बड़ा काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस रिक्वेस्ट का आप जरूर समर्थन करेंगे, मेरी बात को जरूर मानेंगे। इसी उम्मीद उत्साह के साथ मैं लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।